32 पे हुआ था। ओके, हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है हम, ठीक है। फिर से कर लेते हैं हम, क्योंकि हम वापस रिकॉर्डिंग करने नहीं जाएंगे, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि टाइम बहुत है मेरे पास, बट अभी मेरी बेबी सो रही है, उठ जाएगी तो वो हो जाएगा, ठीक है। चल, सेक्शन 10 कहता है कि करार संविदा तब होगी अगर पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र हो, जो आगे हम देखेंगे इसी एक्ट में, प्लस जो करार हुआ है उसमें जो प्रतिफल हो रहा है वो विधिपूर्ण हो, जो उद्देश्य है उस संविदा का वो भी विधिपूर्ण हो, प्लस ये सब होने के बाद भी संविदा कहीं शून्य घोषित ना की गई हो। इतनी छोटी सी बात हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, ठीक है, क्योंकि हम री अपलोड कर रहे थे उसको, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं था। ओके, आई होप कि इतना समझ में आ जाए। क्योंकि डायरेक्ट हमने पढ़ा था, मैंने रिकॉर्डिंग वहां नहीं रोकी थी। चंदन का कट गया था, चंदन आया आई थिंक, एनी प्रॉब्लम हो रही चंदन के पास? रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, हाँ चल रही है, चलो। सेक्शन 11, संविदा करने के लिए कौन सक्षम है? हर कोई संविदा नहीं कर सकता, तो सेक्शन 11 बताता है कि संविदा करने के लिए कौन सक्षम है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो इसमें एलिमेंट दे रहा है, हर ऐसा व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति संविदा कर सकता है, या हर व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है, बट कौन? जो विधि के अनुसार प्राप्त या विधि के अधीन प्राप्त व्यय हो। प्राप्त व्यय मतलब प्राप्त किया गया हो, मतलब बालिक हो गया हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ बालिक कौन हो जाएगा? 18+, ठीक है। और स्वस्थ चित्त हो, दिमाग से पागल ना हो, ठीक है। और उस विधि के जिसके अध्याधीन है संविदा करने से उसको मना न किया गया हो, ठीक है। ओके, चलो था सेक्शन 10। नेक्स्ट पेज खोलते हुए तुम लोग को थोड़ा सा और टॉपिक मिल जाता, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा छोटा नहीं लिख रहे हैं हम, और तुम लोग को अगर भेजेंगे तो दिखेगा नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। चलो चलो, क्या बोल रहा है सेक्शन 10, सेक्शन 11 कि कौन संविदा कर सकता है। देखो इस सेक्शन सारे याद रखना, A to Z सारे सेक्शन याद रखना, अगर तुम लोग को कभी इंट्रेंस देना है कभी। कौन संविदा करने में सक्षम है, ठीक है ना। इस पे तुम्हारा रेलवे में क्वेश्चन बनेगा, कौन संविदा करने में सक्षम है, अभी बता रहे किस चीज पे। तो हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति संविदा कर सकता है, ये तो बहुत सिंपल हो गया। नहीं, जो विधि द्वारा, मतलब जिसको जो विधि के द्वारा, जिस विधि जिस एरिया में हो, सबसे पहले क्या हो, विधि के अधीन हो, वयस्क हो, ठीक है। प्राप्त वय का मतलब होता है वयस्क, ठीक है। प्राप्त वय, प्राप्त वय ही था, व्यय था, व्यय होगा। और अप्राप्त वय का मतलब होता है अवयस्क, ठीक है। तो एक्स्ट्रा यहाँ नहीं लिख रहे, बता रहे हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो प्राप्त वय क्या होता है। अप्राप्त वय मतलब माइनर, और प्राप्त वय मतलब मेजर, वयस्क, इन शॉर्ट जो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ 18+, ठीक है। स्वस्थ मस्तिष्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का क्या मतलब है यहाँ? यहाँ स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब ये है कि वो जो काम कर रहा है उसके परिणामों को समझने में वो सक्षम हो, ठीक है। अगर वो खाना खा रहा है, खाना गर्म है, और उसको गर्म खाना दिया गया है, तो उस, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो हम उसके खाने को देख के समझ जाते हैं खाना गर्म है। तो वो व्यक्ति भी अगर थोड़ा सा मतलब अजीब बिहेव करता है, लेकिन ये समझ रहा है खाना गर्म है, वही नहीं खाना चाहिए। उसी प्रकार अगर वो संविदा कर रहा है, या जो कार्य कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो संविदा कर रहा है, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि इस संविदा के परिणाम क्या होंगे, ठीक है। परिणामों को समझने में सक्षम होना चाहिए। अगर वो 500 रुपए का कोई कागज कॉपी खरीद रहा है, ठीक है, ओके, तो उसको पता है कि 500 रुपए का महत्व क्या है। ये एक्स्ट्रा हम यहाँ तुम लोग को बता रहे हैं, ये आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। मेरा तो धक्का से हो जाता है कि रिकॉर्डिंग तो नहीं बंद है, फिर से करना पड़ेगा।
परिणामों को समझने में सक्षम हो। ठीक है, तो वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क हो और किसी विधि के अंतर्गत उसको, चाहे वह वयस्क है या अवयस्क तो ऐसा भी नहीं कर सकता। मान लो कि वो वयस्क भी है और स्वस्थ मस्तिष्क भी है, फिर भी किसी विधि के अंतर्गत उसको संविदा करने से रोका न गया हो। कारण होगा सरकार ने उसको किसी भी प्रकार की संविदा आगे करने से रोक दी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफिसर है, वो शाइन करता है जिले में, कार्यालय में कोई काम चलता है तो ठीक है ना, उसके ऊपर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही है तो तब तक उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है कि आप अब ये फला काम नहीं करोगे। उसी प्रकार किसी विधि के कारण में उसको संविदा करने से रोक दिया गया हो। तो 3 चीज हुई। तो संविदा करने के लिए सक्षमता की बात हो रही है, कौन कर सकता है? जो वयस्क हो, वहाँ की विधि के अनुसार, जैसे भारत में का पढ़ रहे हैं हम तो 18+ होना चाहिए। इस पर एक पूरा क्वेश्चन आएगा, जब तक तुम लोग लॉ पढ़ोगे तब तक आएगा। ठीक है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस पे। चलो, दूसरा स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए और तीसरा किसी विधि के द्वारा उसको संविदा करने से रोका ना गया हो। समझ में आया? ये हो सेक्शन 12 देखते हैं। अभी तक तो हमने देख लिया कि स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए 11 में। अब देखो उसी को बता रहे आगे कि संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित्त होना या स्वस्थ मस्तिष्क होना क्या है। कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित्त कहा जाता है यदि वह उस समय जब वह संविदा करता है उस संविदा को समझने में, अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्त निर्णय लेने में समर्थ हो। तो यही चीज अभी हमने देखा ना, यही देखा ना कि जब वो संविदा कर रहा है तब उसको परिणामों की समझ है कि मैं जो कर रहा हूं उसके क्या परिणाम होंगे। परिणाम मतलब उसके खुद के हित पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 500 की किसी से बुक खरीद रहा हूं, ठीक है, तो मेरे खुद के, मान लो एक्स है, वो स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है, ठीक है, या है, ये कैसे पता चलेगा? वो 500 रुपये की एक बुक खरीदता है तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि जब मैं बुक खरीदूंगा तो मुझे एक बुक मिलेगी, प्लस उसे बुक खरीदने का उसका कोई उद्देश्य ऐसे नहीं बस मन किया कर लिया, मान लो ऐसे ही कर लिया, प्लस मेरा 500 रुपये भी जाएगा। ठीक है, मेरे हित पर भी ये प्रभाव पड़ेगा। तो उस संविदा का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसी को कहेंगे स्वस्थ मस्तिष्क। ये मैंने अभी तुरंत बता ही दिया था, है ना। तो ये आगे सेक्शन 12 में है। ओके, सो हियर, ठीक है, सेक्शन 11 का पहला, दूसरा का 12 और तीसरा। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो व्यक्ति प्रायः विकृत, अभी हम 12th में ही हैं, 12th के पैरा 2 में आ गए हम, और पैरा 3 से पहले हम पैरा 1 देखे थे। जो व्यक्ति सामान्य रूप से पागल रहता है, विकृत रहता है, कभी कभी स्वस्थ हो जाता है, जब वह स्वस्थ है तब संविदा कर सकेगा। ओके, जो कोई प्रायः स्वस्थ रहता है किंतु कभी कभी पागल हो जाता है, जब वो पागल है तो संविदा नहीं कर सकेगा। तुमको बेर एक्ट खोल के हम बता ही रहे थे, ठीक है। चलो, ओके, तो सबसे पहला हमने देखा सेक्शन 12 में यहाँ ऊपर ही कि स्वस्थ मस्तिष्क तब है जब संविदा करने का क्या हित पर क्या परिणाम होगा वो समझ रहा है। ठीक है, उसके हितों पर क्या परिणाम होगा वो समझ रहा है। ये तो हो गया। कहाँ था ये? सेक्शन 12 पैरा 1 में। सेक्शन 12 पैरा 2 क्या कहता है? कोई व्यक्ति है जो रोज पागल रहता है, सुबह उठता है पागल जैसे ऊ करते करते और रात में ऊ करते करते सो जाता है, लेकिन अचानक बीच बीच में वो ठीक हो जाता है। मान लो चाहे 2 मिनट के लिए ही ठीक हुआ, ठीक है, यहाँ 2 मिनट नहीं लिख रहे हैं,
व्यक्ति है जो पागल है, पागल रहता ही है, ठीक है, पागल रहता है, विकृत चित्त रहता है, तो विकृत चित्त पागल से अधिक व्यापक है, इसलिए विकृत चित्त शब्द का यूज हुआ है, ठीक है। तो तुमको हम पागल बता रहे हैं। विकृत चित्त का मतलब होता है जब रह रहकर उसकी समझने की शक्ति क्षीण हो जाए, ठीक है, बट बीच बीच में ठीक हो जाता है, बीच बीच में कभी कभी ठीक हो जाता है, ठीक है, चाहे वो फिर 1 सेकंड के लिए हो। अगर वो जब ठीक हो जाता है उस बीच उसने कोई संविदा की तो ऐसी संविदा मान्य होगी, ठीक है। अब पैरा 3 क्या कहता है? कोई व्यक्ति है जो हमेशा स्वस्थ रहता है, एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है, ठीक है, बट किसी कारण से जब संविदा कर रहा था तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है पागल हो गया हो, या उसको नशा दे दिया गया हो और उसका बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि वो क्या कर रहा है, उसके परिणाम को समझ ही नहीं सकता, बस उसने बेहोशी में शाइन कर दिया वगैरह वगैरह, ठीक है। संविदा करते समय वो क्या था? चित्त विकृत था, विकृत चित्त था, ठीक है, मतलब वो समझ नहीं सकता था कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, अब संविदा करते वक्त। तो ऐसी संविदा शून्य होगी, ऐसी संविदा शून्य होगी, या ऐसी संविदा शून्य करनी होगी, मान्य नहीं होगी, इतना ये लिख लो, लिख देते शून्य करनी होगी, शून्य करनी ही कहेंगे, लेकिन हमें लिख देते मान्य नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है तब संविदा नहीं कर सकेगा, तब संविदा नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर उससे संविदा जबरदस्ती करा दी गई है तो मान्य नहीं होगी। एग्जाम्पल देखो, पागल खाने का एक रोगी जो अंतरालों में स्वस्थ हो जाता है उसे अंतराल के दौरान संविदा कर सकेगा। पागल खाने में कोई रोगी है, पागल खाने में पागल ही रहेगा, वो रह रहकर ठीक हो जाता है, ठीक है, और जब वो ठीक हो जाता है तब उसे कोई संविदा कराई जाती है तो वो ऐसी संविदा कर सकता है, ऐसी संविदा विधिक भी होगी, ठीक है ना। सुना तो एक दो पागल थे, एक कहानी याद आ गई, बता दे रहे हैं। एक्स और वाई, रोज वहां का हेड आता था जेड, और एक्स को 50 पैसा और 5 रुपए रखता था, ठीक है। एक्स 50 पैसा उठाता और जेड मुंह फुला के वापस चला जाता। एक दिन वाई ने कहा, अरे यार तू इतना बेवकूफ भी नहीं है कि 5 रुपए और 50 पैसे में अंतर ना समझे। एक्स ने कहा, हूँ, जिस दिन मैं 5 रुपया उठा लूंगा ना उसके दूसरे दिन से ये आना बंद कर देगा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति संविदा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको समझ है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वह स्वस्थ चित्त मनुष्य जो जड़ से चित्त विपर्यस्त है, या जो इतना मत है कि संविदा की संवेदना को नहीं समझ सकता है, अपने हितों पर प्रभाव। तो ये दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है जो स्वस्थ स्वस्थ एकदम अच्छी माइंड का है, ठीक है, अभी हमने इसका एग्जाम्पल देखा, बट बुखार के कारण उसका दिमाग एकदम मतलब समझ नहीं आ रहा उसको क्या हो गया है, ठीक है, या मत है अत्यधिक शराब पी लेने के कारण उसको समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, और ज्वर के कारण या शराब पीने के कारण वो संविदा जो कर हो रही है उसके निबंधों को, मतलब संविदा में जो लिखा हुआ है उसको समझ ही नहीं सकता, अपने हितों को नहीं समझ सकता कि अगर मैंने ये संविदा की तो मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या युक्ति निर्णय नहीं ले सकता शराब के नशे के कारण या बुखार के कारण, तब वह ऐसी संविदा नहीं करेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने जस्ट देखा था। अब आया सेक्शन 13 to 19, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इधर देखो हम बता रहे हैं, कहाँ गया ये, आ गया ना, ये रहा। स्वतंत्र सहमति, स्वस्थ मस्तिष्क था, स्वतंत्र सहमति भी गई थी ना, हाँ सेक्शन 10 में थी। ये रहा स्वतंत्र सहमति, है ना, तो 15 से 19 में है, 15 से 15 to 19 ही है, 13 14 में कुछ इसका शॉर्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम देखते हैं, ठीक है।
तो ये सेक्शन तुम लोग को जोड़ जोड़ के पढ़ना है और अच्छे से आगे पढ़ना है जब तो, ठीक है। सेक्शन 10 में बताना है, सेक्शन 10 पैरा 1 में दिया हुआ है स्वतंत्र सहमति आवश्यक है। नाउ फिर वहां से तुमको सेक्शन 13 में सीधे चले जाना है, फिर 14 में, फिर 15 to 19 एक्सप्लेन करना है। ये अच्छे से आंसर के लिए हम बता रहे हैं, बाकी तुम्हारा जो मन करे तुम कर सकते हो। चलो ये आ गया। सम्मति, दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जब वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत है। स्वतंत्र सहमति की बात नहीं है ये। रुको हम पेज चेंज कर दें इसी पर। चलो ठीक, सबसे पहले सम्मति की बात हो रही, कंसेंट। कंसेंट क्या होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि दो लोग स्वतंत्र सम्मति तब देते हैं जब एक ही बात पर दोनों लोग सहमत हो जाएं। जब एक ही बात पर दो लोग एक ही भाव में सहमत हो जाएं। अभी सिर्फ सहमति की बात हो रही है, ठीक है। उसको सम्मति कहेंगे, कंसेंट कहेंगे, ठीक है। सहमति भी बोल सकते हो। स्वतंत्र सहमति की परिभाषा हम आगे देखेंगे, ठीक है। देखो अभी हमने सम्मति देखी सेक्शन 13 में, ठीक है। तो स्वतंत्र सहमति क्यों नहीं लिखा गया यहाँ पे? इसलिए क्योंकि दो लोग एक ही भाव में एक ही बात पे सहमत हो तो रहे हैं, बट क्या वो अपने आप से हो रहे हैं? अगर वो अपने आप से हो रहे हैं तो उसको स्वतंत्र सहमति बोलते हैं, ठीक है। बट अगर वो किसी धमकी के कारण या अन्य किसी कारण से हो रहे हैं तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं होगी, ठीक है। इसलिए पहले हमको सहमति जानना है, जो कि सेक्शन 13 में दिया है कि सहमति वो है जिसपे दो लोग एक भाव में राजी हो गए, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्र सहमति की परिभाषा आती है सेक्शन 14 में। नाउ स्वतंत्र सहमति कब होगी? जब वो धारा 15, 16, 17 और 18 में दिए गए कारणों से प्रभावित के कारण कारित न हुई हो, ठीक है। और न भूल द्वारा दी गई हो सहमति। तो 15, 16, 17, 18 और भूल, ठीक है, 5 हो गया। इन 19 नहीं दिख रहा है इसमें हमको, हो सकता है मैं कुछ भूल रहा हूँ, चलो। किंतु ये बात धारा 20, 21 और 22 को बंधुक लागू नहीं होती। अगर इन पांचों में से किसी कारण से, फॉर एग्जाम्पल धारा 15 प्रपीड़न, धारा 16 सम्यक अक्षर, धारा 17 कपट द्वारा, धारा 18 दुरुपदेशन द्वारा या भूल के कारण कोई सहमति दी गई है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं होगी, ठीक है। तो स्वतंत्र सहमति की परिभाषा में साफ कहा गया है, पहले सहमति बता दी गई 13 में, 14 कह रहा है कि स्वतंत्र सहमति वो होगी जिन पर इन सब का प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। ओके। सम्मति ऐसी कार्य तब कही जाती है जब प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुरुपदेशन या भूल ना हो तो ना दी जाती, ठीक है। ये लाइन क्या बोल रही है? सम्मति तब कही जाती अगर किसी व्यक्ति को प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुरुपदेशन, भूल न किया गया होता तो वो अपनी सम्मति न देता, ठीक है। अब देखो इधर देख लो, अगर किसी व्यक्ति को कपट, भूल, विपदेशन इत्यादि किया गया होता, ठीक है, तो उसने स्वतंत्र सहमति दे दी, ठीक है। तो ये स्वतंत्र सहमति नहीं है क्योंकि उसने गलती से दे दी है या उसको धमका दे के दिया गया है। अगर उसके ऊपर ये सारे प्रभाव न डाले गए होते तो हो सकता है वो अपनी सहमति न देता, ठीक है। हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट का, फिर हम आते हैं, बस जस्ट 2 मिनट।
चलो सेक्शन पे चलते हैं वापस। वापस जाने से पहले यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं। सेक्शन 14, तो सेक्शन 13 सम्मति की बात कर रहा है, एंड देन आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 ओके, ये स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा देता है और कहता है कि स्वतंत्र सम्मति तब होती है जब वह प्रभावित नहीं होती है किससे, जब वह प्रभावित नहीं होती है। तो सबसे पहले सेक्शन 15, इसमें प्रपीड़न दिया हुआ है। ठीक है, तुम लोग बेरेट खरीद लोगे तो अच्छा रहेगा, फिर से बोल रहा है। सेक्शन 16 असम्यक असर क्या होता है, ये सब अभी हम देखते हैं। ठीक है, असम्यक असम्यक असर, इन सब की परिभाषा अलग से आ जाती है लिखने को। 17 आई थिंक कपट था क्या, और 18। ठीक है, सेक्शन 18 इसमें दुरुपदेशन है, फिर भी नहीं लिखेंगे हम क्योंकि अभी हम गलत कर देंगे तो हो जाएगा। और 5वां भूल के कारण दी गई सम्मति। ठीक है, अगर इससे प्रभावित न होकर इंसान सहमति दे रहा है तो जाहिर सी बात है अपनी समझ शक्ति से दे रहा है। ठीक है, और फिर वो क्या होगा, स्वतंत्र सहमति होगी। ठीक है, भूल क्या आगे भी कुछ 21 22 23 था, वो कुछ और था। ठीक है, इतना ही तुमको इस सेक्शन में देखना है, ये की वर्ड है। ओके, हाँ 17 में कपट है, 18 में दुरुपदेशन है। ठीक है, किंतु यह बात धारा 20 और 21 22 पे लागू नहीं होती, तो ये याद रखना है, इसको यहाँ नहीं बताएंगे कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं, प्रपीड़न की परिभाषा देखते हैं। इस आशा से किसी व्यक्ति को कोई करार कराया जाए, ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो आईपीसी द्वारा निषिद्ध है, अथवा किसी व्यक्ति पर चाहे वह कोई हो प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करना या निरोध करने की धमकी देना। ठीक है, तो इसका एलिमेंट देख लो। आशय क्या है, किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए। करार किस लिए कराया जाता है, संविदा करने के लिए। ठीक है, कोई ऐसा कार्य करना या धमकी देना जो आईपीसी द्वारा, प्रेजेंट में बीएनएस द्वारा निषिद्ध हो। ठीक है, अथवा किसी व्यक्ति को चाहे वह कोई हो प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करना या निरोध करने की धमकी देता है। ठीक है, एक एक सेक्शन अच्छे से समझेंगे। ये तो यहाँ तक हो गया। यह तथ्यहीन है कि जिस स्थान पर प्रपीड़न का आरोप किया गया था वह आईपीसी प्रवृत्त है या नहीं, वहां आईपीसी प्रवृत्त है या नहीं। आईपीसी नहीं प्रवृत्त है तो कोई और विधि प्रवृत्त होगी। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं अपने व्हाइट पेज पे। ठीक है, खुले समुद्र में एक अंग्रेजी जहाज जो सॉरी क्यों अंग्रेजी जहाज की बात हो रही है, क्योंकि 1872 का है, अंग्रेज लॉ बना रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी बोध पर ऐसे कार्य द्वारा जो आईपीसी के अधीन आपराधिक अभित्राश की कोटि में आता है, खास से का एक करार करता है। आपराधिक अभित्राश सेकेंड सेमेस्टर में है, वहां पढ़ेंगे। अगर पढ़ना हो तुम लोग को, बहुत मन है तो क्लास पढ़ी हुई है, जाके देख लेना। ठीक है, मत जाना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग का आएगा धीरे धीरे। सो खुला समुद्र है मतलब समुद्र है। ठीक है, उस पर एक जहाज जा रही है। ठीक है, मेरी ये रही जहाज। चलो एक मिनट ना, मेरा फोन आ रहा है जो कि हम थोड़ा सा, एक मिनट, स्टूडेंट का ही, हमको लगता है मनीष का है। ठीक है, और देखो तुम लोग पढ़ो, इसमें कोई शब्द है जो तुम लोग पढ़ने पे नॉर्मली समझ में आ रहा है, ये नहीं बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा है।
समझ में आया? ये हम आगे बढ़े। वेरी गुड। तो ये क्लास हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है? ये क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कि तुम लोग को समझ नहीं आया, क्योंकि मेरा लाल उठ गया और फिर दूसरी क्लास है तो तब तक हम खींचेंगे, है ना? अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग रात में फिर एक क्लास लेंगे, नहीं तो कल हम लोग फिर लॉन्ग क्लास लेंगे, ओके? चलो तो तुम लोग एक बार बेर पढ़ना, सोचना समझ में आता है कि नहीं, फिर हम लोग 13 से शुरू करेंगे कल फिर, ठीक है? प्लस हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज भी करेंगे कल, ओके? चलो डिनाई कर दे रहे हैं जो भी है और बंद कर रहे हैं इसको, बाय बाय। कुछ पूछना है किसी को? पहले गुड इवनिंग बात बता दे रहे हैं, जो अभी मैंने क्वेश्चन भेजे हैं ग्रुप में, वो तुम्हारे सीरीज के क्वेश्चन है, जो तुम लोग बच्चे खरीदते हैं सीरीज पढ़ने के लिए। तो तुम्हारे सीनियर से मैंने बोला था मुझे भेज देना, ताकि बच्चों को आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन एलएलबी के एग्जाम में आते हैं। तो उसने कल ही भेजा था, बट थोड़ा सा अभी इसको सही करके भेजे हैं, और उसी आधार पर हम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, ठीक है? तुम सीरीज उठा के देखना। अभी तक हमने सेक्शन 11 तक किया है, सॉरी सेक्शन 14 तक किया है, और सीरीज में कम से कम क्वेश्चन नंबर 5 टू लेवल 6 तक उसी सेक्शन 14 तक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? ओके, देखो ये जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, चैप्टर 2 कर रहे हैं ना, चैप्टर 2, इसमें से हर सेक्शन में 15 टू 19, ठीक है? 15 टू 18, इसमें से हर सेक्शन पे अलग अलग क्वेश्चन आता है एलएलबी में, और वैसे तो सेक्शन याद होना चाहिए, और उसके बाद भी हम क्वेश्चन, देखो हो सकता है 18 के बाद रोक दे, क्वेश्चन आंसर सीरीज पे चले, फिर 19 से वापस आएंगे, और हो सकता है कि हम फिर 30 तक पूरा चले, बट अगर हम पूरा सीरीज करेंगे तो आज क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएगा, तो हम सोच रहे हैं एक क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए, ठीक है? अगर क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा कुछ आगे का रहेगा तो उस सीरीज का रहेगा यही सेक्शन का, फिर हम लोग सेक्शन जहां छोड़े रहेंगे डायरेक्ट में वहीं से वापस आएंगे, ठीक है? मैं बता रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? ये देखो यहां से 14 तक का हमने किया था, ठीक है? कल मैंने 14 तक कराया था, हमें 15 से करना है, और देखो ये चैप्टर यहां तक है, सेक्शन 30 तक है, बट मेरा बहुत मन है तुम लोग को एक क्वेश्चन आंसर कराया जाए, ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन आंसर कराया जाए, तो ये यहां तक आएगा 30 तक, उसके बाद नया चैप्टर चालू होगा सेक्शन 30 तक। पता है कि एक सेक्शन पढ़ाने में हम 5 से 10 मिनट लेते हैं शॉर्ट, और लॉन्ग सेक्शन पढ़ाने में 15-20 मिनट ले लेते हैं। तो मेरा ये फिलहाल ये इरादा है कि अभी हम लोग जहां कल हमने छोड़ा था सेक्शन 14, उसके आगे का हम लोग देखेंगे, ठीक है? क्या छोड़ा था हमने कल? ये था, एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट, सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते, नहीं तो भूल जाते हैं। तो कल हमने देखा था सेक्शन 10 में, है ना, कि किसी व्यक्ति को संविदा करने के लिए क्या होना चाहिए? स्वस्थ मस्तिष्क और स्वतंत्र होना चाहिए। देखो ये शॉर्ट में एक बार हम लोग वापस चलते हैं, फिर एक मिनट आ गया, ठीक है? ये था, है ना, 10 में था कौन सी करार संविदाएं हैं? तो वो करार संविदाएं जो स्वतंत्र सहमति से की जाती हैं, विधिपूर्ण प्रतिफल से और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए, ठीक है? और जिसे विधि द्वारा शून्य घोषित नहीं किया गया। फिर हमने 11 में देखा था कि कौन संविदा करने के लिए सक्षम है? तो जो वयस्क है, जो प्राप्तवय है, मतलब 18+ हो, स्वस्थ चित्त हो। स्वस्थ चित्त का क्या मतलब है? जो संविदा कर रहा है उसके परिणाम को समझने में समर्थ हो,
ठीक है, और उसे किसी विधि द्वारा संविदा करने के लिए रोका ना गया हो। 11 में देखा था। और फिर हमने 12th में देखा था कि स्वस्थ चित्त का मतलब क्या होता है। तो वही जो मैंने यहाँ पे बताया कि जो संविदा कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा, उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको समझने के लिए समर्थ हो। फिर हम 13 में आ गए थे और 13 बता रहा था कि सम्मति किसे कहेंगे, जब दो लोग किसी कार्य को करने के लिए सम्मत हो। और 14 बोलता है स्वतंत्र सहमति। चलो, 10 क्या था, हम खुद ही कंफ्यूज होने लगते हैं। 10 से हमको जाना ही नहीं था। ठीक है, हम लोग को चलना है कौन सी करार संविधाएं हैं। तो ऐसी 10th में था कौन सी करार संविधाएं हैं। ऐसी करार संविधाएं हैं जो विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए, विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए की गई हो। ठीक है, और सक्षम पक्षकार द्वारा की गई हूं। ये था, है ना। उसके बाद सेक्शन 11 बोलता है कि सक्षम पक्षकार कौन है। तो सक्षम पक्षकार वह व्यक्ति है जो 18 प्लस हो। ठीक है, वयस्क हो मतलब 18 प्लस शब्द का यूज नहीं हुआ है, वयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है। एक्चुअली वयस्क का भी नहीं यूज हुआ है, प्राप्त वय का यूज हुआ है। तो प्राप्त वय जो है और शुद्ध हिंदी है, वयस्क ही उसका मतलब होता है, मतलब मेजर। प्लस स्वस्थ मस्तिष्क को, और उसे किसी विधि द्वारा संविदा करने के लिए रोका ना गया हो। ठीक है, संविदा करने के लिए रोका ना गया हो किसी भी लॉ के द्वारा। ठीक है, फिर सेक्शन 12 बताता है कि स्वस्थ मस्तिष्क क्या होगा या स्वस्थ चित्त क्या होगा। तो जो व्यक्ति संविदा कर रहा है तो वह उसके परिणामों को समझ रहा है। किस प्रकार से कि खुद के जैसे मैं संविदा करूं, मेरे पास जमीन है 10 लाख की और मैं संविदा करके अगर उसको बी को दूं तो मैं यह परिणाम समझ सकूं कि अगर मैं बी को जमीन दूंगा तो मेरी 10 लाख की जमीन चली जाएगी, प्लस मुझे 10 लाख प्रतिफल मिलेगा। ठीक है, तो परिणाम कैसा, अपने हितों को समझने में, अपने हितों को समझने में। अपने हितों की बात क्यों हो रही है, क्योंकि भाई कोई भी काम इंसान करता है तो सबसे पहले अपना हित देखता है। ठीक है, अपने हितों को समझने में समर्थ हो। ओके, ये हमने फटाक से कर लिया रिवीजन। सबसे अच्छी बात रिकॉर्डिंग चल रही है। नाउ फिर हम आगे सेक्शन 12 तक हो गया। देखो, चलो सेक्शन 10 हुआ, फिर ये थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। सेक्शन 11 हुआ और फिर सेक्शन ये हो गया 12, है ना, ये 12 में ही है। चलो अब हमारे सेक्शन 13 पे। सेक्शन 13 कह रहा है, ठीक है, जो सक्षम पक्षकार हैं, सक्षम पक्षकार दोनों अपनी सहमति से, स्वतंत्र नहीं, सहमति से बात कर रहा है, सहमति से ही कोई कार्य करेंगे। तो सम्मति किसको कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को एक ही लय में बात करे। ठीक है, एक ही टोन में किसी काम को करें, किसी कार्य को एक ही रजामंदी में करें। ठीक है, जैसे पापा बच्चों, दो बच्चे घूमने चलोगे, दोनों एक साथ से हिलाए यस। ठीक है, यहां तक तो सहमति है। ठीक है, यहां पर स्वतंत्र सहमति की बात नहीं हुई, सिर्फ सम्मति, कंसेंट की बात है। हो सकता है कि एक बच्चे का मन जानने का ना हो, बट उसको पापा ने इतना पीटा है कि अगर तू नहीं चलेगा तुझको मैं और पीटूंगा, अगर तू नहीं चलेगा ना मैं तेरा वीडियो गेम तोड़ दूंगा, है ना। तो वो चीजें यहाँ पे समझ नहीं आ रही है। तो यहाँ पर सिर्फ सम्मति देखी जा रही है कि जब दो लोग एक बात पे, या दो से अधिक लोग किसी बात पे राजी हो जाए, इतना था। ओके, गेस्ट इज वेटिंग, हु इज वेटिंग, लेट मी चेक। इतना तो हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने देखा था
स्वतंत्र सहमति किसे कहेंगे? अभी तो हम देख रहे हैं कि सम्मति हो गई, बट सम्मति कैसी थी ये नहीं, बस सम्मति है, ठीक है। अब बात हो रही स्वतंत्र सहमति की। जो दो लोग या 3 लोग 4 लोग जितने भी हैं अपना सिर एक ही बात पे हाँ में हिला रहे हैं, वो स्वतंत्र है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? मेरा स्वतंत्र खराब हो जा रहा है, ठीक है। फ्री विल है कि नहीं? तो स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र सहमति है कि नहीं, ठीक है। फ्री कंसेंट है, सहमति, मेरा दिमाग खराब है क्या आज, सहमति, ठीक है। फ्री कंसेंट है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो सेक्शन 14 कहता है अगर जो सम्मति इन्होंने दी है सेक्शन 13 में ही दी थी ना सम्मति, वहां पर सम्मति सेक्शन 15, 16, 17, 18 और भूल से न दी गई हो, मतलब 15, 16, 17, 18 के प्रभाव में न दी गई हो और भूल से न दी गई हो, ठीक है। तो देखो कल ये वाला हमने पढ़ा जरूर था, बट मैंने इसका वीडियो भी डाला नहीं है, ठीक है। तो आज मैं क्या करूंगी, यहाँ तक का वाला वीडियो जो मेरा 3 छूटा हुआ है, कल रखा हुआ है मेरे मोबाइल में, सॉरी लैपटॉप में है, प्लस ये वाला वीडियो ऐड कर दूंगी, डबल रिवीजन भी हो जाएगा। हो सकता है बच्चों को लगे मैम क्या कर रही हैं, अगर मैं उसको चाहूंगी तो अलग से अपलोड कर दूंगी तभी समझ में आएगा। तो 2 वीडियो हो जाएगा, दोनों साथ में कर दूंगी तो कुछ बच्चे हो सकता है बोर हो जाए, लेकिन मैं दोनों साथ में करूंगी, ठीक है, ऐड करके। ओके, तो हम प्रपेयर पढ़ रहे थे, तब तक मुझको मेरी बच्ची भी उठ गई थी और मेरा टाइम भी हो गया था, मतलब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, बताइए, इसीलिए इतना लेट होता है। आज तो हम रात में 8-9 बजे दवा खाए थे, बट उसके कारण हम सुबह उठे 9 बजे और आधा 1 घंटा किसी तरह काम करके फिर सो गए थे, फिर 2 बजे उठे हैं और अभी हम नींद में ही हैं, क्योंकि 4 गोली खा रहे हैं नींद की, सिर की, वगैरह वगैरह वगैरह, सब पर्सनल हो जाते जाते ही ना। तो फिर वो प्रपीड़न पढ़ रहे थे, है ना। तो ये 4 सेक्शन पढ़ना है। ये 4 सेक्शन पढ़ने के बाद मैंने बोला हम क्वेश्चन आंसर सीरीज पे चलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर सेक्शन 30 तक है और हम वहां तक अभी डायरेक्टली नहीं जाएंगे, एक क्वेश्चन आंसर करते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए कि जो हम बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं वो हमारे एलएलबी से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें कुछ सेक्शन आएंगे जो अभी हमने नहीं पढ़े हैं, क्यों? क्योंकि वो सेक्शन 18 से आगे के हैं, ठीक है। तो वहां पे हम पढ़ेंगे और फिर वापस जब हम सेक्शन पढ़ने लगेंगे तुमको समझ में आ जाएगा, हाँ आंसर में था, ये छुटा हुआ है, ऐसा करके, है ना। चलो, तो जाने से पहले, ओके मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। सो सेक्शन 14 से शुरू किए थे हम और हमें 15 पढ़ना है ना। ठीक है, सेक्शन 14 पढ़ना है, 15 पढ़ना है सबसे पहले। एंड क्या है 15 में? प्रपीड़न, ठीक है। तो प्रपीड़न का सीधा सा मतलब होता है किसी को धमकी देना, ठीक है। बहुत शब्द एक हमने सुना है, उत्पीड़न कर करके बेचारे का बहुत लूट लिया, बेचारे को बहुत परेशान कर दिया, बहुत परेशान किया, गरीब लोग थे, ऐसा किया वैसा किया, है ना। क्या किया? उत्पीड़न किया, ठीक है। सेक्शन 14। नाउ सेक्शन 15 हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, देखो इन सब, इसमें 15, 16, 17, 18 इन चारों पे एलएलबी में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया 20-20 नंबर के। तो यहाँ शॉर्ट में अच्छे समझ लो, फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे, वहां केस सही समझेंगे, ठीक है। चलो अपने बेयर एक्ट पर वापस जाते हैं, कहाँ गया बेयर एक्ट। प्रपीड़न की परिभाषा देखते हैं, कोएर्सन की। प्रपीड़न इस आशय से किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या हुआ? ओके, 1 मिनट, 1 मिनट, हम तुम लोग अगर कमेंट कर रहे हो ना तो वो कमेंट ऑन करने दो मोबाइल में अपने, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप में हम ध्यान नहीं दे रहे। मैम टाइम का कुछ करिए। ओके,
आई विल ट्राई। रुक जाओ, 1 हफ्ता 10 दिन रुक जाओ, मुझ करते हैं, ठीक है। आपका रिकॉर्डिंग मैंने बंद किया, मुझे ध्यान नहीं है। चलो, किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए या कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना, ठीक है, जो आईपीसी द्वारा निषिद्ध है, अथवा किसी व्यक्ति पर चाहे वह कोई हो प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करना या निरोध करने की धमकी देना, ठीक है। यह तत्वहीन है कि जिस स्थान पर प्रपीड़न का प्रयोग किया जाता है वो आईपीसी में प्रवृत्त है या नहीं। ओके, तो एग्जाम्पल इसका भी हम पढ़ेंगे। सॉरी, आई थिंक ये वाला एग्जाम्पल कल हमने किया था। ओके, फिर मैंने कुछ कहा कि तुम लोग पढ़ो, तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं, बट मैंने फिर कट कर दिया, मैंने खुद ही कट किया, मेरी गलती थी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने दूसरा को समझाया था, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। तो सीधा सा मतलब इसका लो कि धमकी देना, ठीक है। किसी व्यक्ति को इस आशय से धमकी देना, किसी व्यक्ति को इस आशय से धमकी देना कि उससे कोई ऐसा कार्य कराया जाए, ठीक है, उससे कोई ऐसा कार्य कराया जाए, मजबूर किया जाए। देखो आगे हम लोग व्हाइट पेज चलते, अपने व्हाइट पेज इसमें चलना है, ठीक है। किसी व्यक्ति को ऐसा क्या दिया परिभाषा इसमें दी है, प्रपीड़न की, है ना। एक सेकेंड, हाँ, प्रपीड़न क्या है, तो पहला हो गया किसी व्यक्ति को, ठीक है, कोई संविदा करने के लिए, मैं अपनी भाषा में समझा रही हूँ, कोई संविदा करने के लिए, ठीक है, संविदा कराने के लिए या संविदा कराने के आशय से, ठीक है, संविदा कराने के आशय से संविदा कराने के आशय से, ठीक है, मजबूर करना, ठीक है, मजबूर करना या धमकी देना। ओके, ये देखो, कोई ऐसा करार कराया जाए, करार मतलब करार अगर विधिता प्रवर्तन नहीं होगा तो संविदा होगा, है ना। ये देखो, धमकी देना, ठीक है, कैसी धमकी, जो आईपीसी द्वारा निषिद्ध है। क्या है जो, कैसी धमकी, जो आईपीसी के द्वारा, आईपीसी में निषिद्ध है, मतलब दंडनीय भी है या विधि विरुद्ध है, ठीक है, कि आप ऐसी धमकी किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है या अथवा, अथवा किसी व्यक्ति पर चाहे वह कोई हो प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करना या निरोध करने की धमकी देना, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है प्रपीड़न में, कोई व्यक्ति है, अभी संविदा कराने के आशय से, ठीक है, संविदा कराने के आशय से, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जो, ठीक है, आशय, आशय कैसा है, संविदा कराने के आशय से उसकी कोई संपत्ति को निरुद्ध करना, निरोध करना, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से रोकना, गैर कानूनी तरीके से रोकना, ठीक है, या रोकने की धमकी देना, रोकने की धमकी देना। अब देखो वापस शुरू से देखते हैं क्या बोल रहा है सेक्शन 15। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके ओके, सेक्शन 15 प्रपीड़न की बात करता है। प्रपीड़न का मतलब होता है कि एक व्यक्ति है एक्स, वो वाई से कोई संविदा कराना चाहता है और वाई उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है, तो वाई को धमकी देता है, ठीक है।
ठीक है, कि तुम ये काम करो, ठीक है, मेरे साथ ये संविदा करो, नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा ले जाऊँगा। ठीक है, तो किसी के बच्चे को उठा ले जाना आईपीसी में क्या है, निषिद्ध है। या मैं तुम्हारे घर में क्या करूँगा, आग लगवा दूंगा। या जो तुम्हारी खेत की फसल है मैं उसको अपने गुंडे बुला के कटवा दूंगा या जलवा दूंगा, जो भी। ठीक है, पहला ये हो गया। ये क्या है, प्रपीड़न, धमकी द्वारा किसी के ऊपर असर डालना। या एक्स वाई से कहता है कि तुम मेरे साथ संविदा कर लो, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा जो ट्रक मेरे पास रखा हुआ है, सुधारने के लिए तुमने भेजा था, मैं वो ट्रक तुमको वापस नहीं करूँगा। या जो तुम्हारा जो ट्रक तुमने फला व्यक्ति को बनाने के लिए दिया था वो मैं वापस नहीं आने दूंगा। ठीक है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, धमकी देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ओके। ओके, कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि केस का नाम ही लेकर देख लेते हैं। पहले पेज चेंज कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि इस पेज पर इतना ही आएगा, है ना। ओके, नया पेज आ गया। ठीक है, ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, ए ने बी पर बंदूक तानी है। ए ने बी पर बंदूक लगा दी, ठीक है, और कहा कि जो तुम्हारा घर है मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। ठीक है, बी ने अपनी जान बचाने के लिए दबाव में आकर कागज पर साइन कर दिया, जो हम मूवी में अक्सर देखते हैं ना, है ना। तो ऐसी संविदा किससे आधारित है, प्रपीड़न से। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया जहां धमकी दी जा रही है। दूसरा देखते हैं, ए है, बी से कहता है कि मेरे पास आम के 10 टोकरे पड़े हुए हैं। सामान्य कीमत आम के टोकरों की, नहीं, आम का टोकरा छोड़ो, आम का टोकरा रहने दो, आम का टोकरा हम बता रहे हैं। ए और बी हैं, ठीक है, कपड़े का कारोबार करते हैं। ए कहता है मेरे पास बढ़िया मखमल के कपड़े हैं, मार्केट में 100 रुपए मीटर तो मिल रहा है, बट मेरे पास 200 रुपए मीटर है। तो बी तो कहता है तुम तो बड़ा महंगा बेच रहे हो, कौन खरीदेगा तुमसे। ए कहता है तुम खरीदोगे। तो बी बोलता है मैं क्यों खरीदूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे नहीं खरीदोगे ना, तो जो तुम अपना प्रॉपर्टी का कागज मेरे पास रखकर गए थे विदेश घूमने जाने से पहले, या बैंक का कागज, वो मैं तुमको वापस नहीं करूंगा, जला दूंगा, या किसी प्रकार से भी तुमको वापस नहीं करूंगा। या जो तुम मेरे पास अपने हीरे की थैली छोड़कर गए थे वो मैं तुमको वापस नहीं करूंगा। ठीक है, कुल मिलाकर बी को नुकसान कारित करने की धमकी दे रहा है। बी अपना नुकसान से बचने के लिए, अपना सामान वापस पाने के लिए क्या करता है, संविदा कर लेता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रपीड़न के उदाहरण हुए। अब केस देख लेते हैं। आई होप कि समझ में आया। ठीक है, जैसे बचपन में पापा मम्मी धमकी देते थे, होमवर्क कर लो नहीं तुमको खिलौना नहीं दूंगा। हम होमवर्क कर लेते थे, बट वो होमवर्क था। ठीक है, या जा मार्केट से सामान ले आने, तेरा मोबाइल ले लेंगे, तो प्रपीड़न था वो। ठीक है, चले केस है, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। केस का नाम था रंगन्या कम्मा बनाम अलवर शेट्टी। ठीक है, रंगम्मा रेड कलर यूज करते हैं, येलो वाला थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना।
रंगम्मा, देखो रंगन्यम्मा साउथ इंडियन नेम है, रंगन्यम्मा और जो भी है, ठीक है, इतना याद रखना बस। कम्मा वर्सेस अलवर सिट्टी, ये केस का नाम था, ठीक है। और केस है 1889 का। इसमें एक विधवा थी, ठीक है। विधवा कैसे थी? हस्बैंड वाइफ थे, उनके कोई चाइल्ड नहीं था, ओके। हस्बैंड मर गया, वाइफ है, हस्बैंड की लाश जो है घर के सामने रखी हुई है, ठीक है। घर के सामने हस्बैंड की बॉडी रखी हुई है, ठीक है। और रिलेटिव वाइफ से कहे कि जो हमारा बच्चा है इसको तुम गोद ले लो। किस लिए? क्योंकि हो सकता है कि जो हस्बैंड था इसके पास बहुत प्रॉपर्टी रही हो, और अगर वाइफ ही सिर्फ रिलेटिव बची है तो प्रॉपर्टी वाइफ को जाएगी और वो किसी और को दे देगी। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर तुम हमारा बच्चा गोद नहीं लोगी तो तुम्हारे पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं? सामान को रोक रहे हैं ना, धमकी दे रहे हैं ना। और इसने क्या किया? मजबूरी में बच्चा गोद ले लिया उस रिलेटिव का। कोर्ट ने और जब पति का अंतिम संस्कार हुआ तो भाई पैसे वाले थे, क्योंकि उस जमाने में कोर्ट गए हैं, देख लो 1889 में, ठीक है। कोर्ट ने कहा ये संविदा मान्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा गोद लेने की संविदा हुई थी वो प्रपीड़न से प्रभावित थी, ओके। इसके अलावा एक दो केस और है, ठीक है, जो हम यहाँ नहीं देखेंगे, नहीं तो हमारा अगला सेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रपीड़न में कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो हम लोग सेक्शन 16 में चले। असम्यक असर बहुत सिंपल सी चीज है, घर में अक्सर होती रहती है, ठीक है। असम्यक असर, घर में कौन हमारे ऊपर प्रभाव डालकर कुछ भी करवा सकता है? कुछ आइडिया हो कोई? रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो सीधा सा मतलब होता है, एक बार इसको पढ़ो। देखो हम पढ़ रहे हैं, परेशान ना हो। असम्यक असर मतलब होता है अंडू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब किसी के ऊपर असर डालना, अंड्यू मतलब निगेटिव या विपरीत असर डालना, ठीक है। क्या है? संविदा असम्यक असर द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है जहां की पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हैं। संबंध की बात हो रही है, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करता है। देखो ये जो हम राउंड करके A1 और 2 लिखते हैं ना, ये इसलिए लिखते हैं कि जब तुम लोग का LLB में आंसर लिखने को आएगा, या हो सकता है कभी प्री में भी आए, तो वहाँ तुमको सेक्शन दे दे पूछे कि आवश्यक एलिमेंट कौन से हैं या कौन से नहीं है। तो ये आवश्यक एलिमेंट है, जैसे एक मोती की आवश्यक माला, एक माला की आवश्यक मोतियां होती हैं ना, ये से उसी प्रकार से हर परिभाषा के कुछ शब्द होते हैं, वही शब्द मिलकर उस परिभाषा को बनाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? संबंध होना चाहिए पक्षकारों में। कैसा होना चाहिए? कि वो एक दूसरे की इच्छा को क्या कर सकते हो? प्रभावित कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं एक दूसरे की इच्छा को प्रभावित? अधिशासित शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रभावित भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। ये की स्थिति में हो और उस स्थिति का उपयोग करके दूसरे पक्षकार से अरिजु फायदा भी प्राप्त किया हो, ठीक है। विशिष्टता और पूर्ववर्ती सिद्धांत की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में समझा जाता है, जबकि वह, इसको भी ऐसे पढ़ो, हम आगे बता रहे हैं क्या बोल रहा है, उस अन्य पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है। तो कब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर असम्यक असर डालने की स्थिति में होता है? जब वह उसके ऊपर वास्तविक या दृश्यमान अधिकार रखता है। सबसे पहले बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के बीच में ये वाला लाइन ऐसा रिलेशनशिप है कि वो उसकी इच्छा को प्रभावित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारी इच्छा को प्रभावित करने
का सबसे फर्स्ट जो अधिकार होता है हमारे माता पिता के पास होता है, ठीक है। फिर हमारे गुरु के पास भी हो सकता है कि वो उनकी बात हमें प्रभावित कर जाए, है ना। फिर दूसरा कह रहा है कौन से व्यक्ति हमारी इच्छा को प्रभावित कर सकते हैं, जो हमसे, जिनका हमारे ऊपर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार है या उस अन्य के साथ वैश्वासिक संबंध है। तो 3 चीज हो गया, वास्तविक प्राधिकार या दृश्यमान प्राधिकार या वैश्वासिक संबंध, ठीक है। अथवा ऐसा व्यक्ति के साथ संविदा करता है जिसकी मानसिक सामर्थ्य पर आयु, रुग्णता या मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण अस्थायी या अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ता है। या किसी ऐसे व्यक्ति से संविदा कर रहे हैं जो अपनी उम्र के कारण या किसी बीमारी के कारण या किसी मानसिक या शारीरिक कष्ट में होने के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से हम उसको प्रभावित कर सकते हैं, ये भी हम समझेंगे। तीसरा, जहां की कोई व्यक्ति जो कोई अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो, इसके साथ संविदा करता है और हुआ व्यवहार देखने से ही यह दिए गए साक्ष्य के आधार पर लोकात्म विरुद्ध प्रतीत होता है, वहां यह साबित करने का भार कि ऐसी संविदा अक्षम्यक असर से उत्प्रेरित है कि नहीं, उस व्यक्ति पर होगी जो इसी इच्छा को अधिशासित करता है ... और इस अधिनियम की कोई बात सेक्शन 111 पर प्रभाव नहीं डालेगी। इतनी शुद्ध हिंदी पढ़ने के बाद लंबी सांस आनी चाहिए, मेरे तो ऐसे भी लंबी सी आती है। हाँ, उसके बाद 50 यहाँ पे एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट सभी। लेकिन पहले समझ तो ले कि पढ़ा क्या है ना। चलो, तो भैया हम खुद डायरेक्ट भूल जाएंगे कि किस लाइन में क्या दिया हुआ था, हम क्योंकि वो लाइन से मैपिंग करनी है ना। चलो पहले न्यू पेज इंसर्ट कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ क्यों जा रहे हो, यहाँ से इंसर्ट हो गया। फिर हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ओके गुड। नाउ हम सेक्शन 14 पढ़ रहे थे और जिस पर 15 का प्रभाव नहीं होना चाहिए। देखो 15, 16, 17, 18 और 0 इन सब का अगर प्रभाव है तो संविदा मान्य है, बट क्या है, शून्य करनी होगी ना कि शून्य, ठीक है। चलो, हो सकता है कोई शून्य भी हो तो वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर उसको नहीं खींच रहे हैं, हम अलग अलग से सेक्शन ही पढ़ेंगे पूरा क्वेश्चन आंसर में। 15 हमने प्रपीड़न पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे 16, है ना। वी आर गुड चिल्ड्रंस। सेक्शन 16 अक्षम्यक असर, ठीक है। बात करता है सेक्शन 16। ओके चलो वापस अपने सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन 16 का पहला क्या बोल रहा है, असम्मति। जब पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध एक चीज हो गई, एक दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो और उस स्थिति का उपयोग करके उन्होंने क्या किया हो, अरिजु फायदा भी प्राप्त किया हो, ठीक है। कहाँ गया मेरा वो व्हाइट पेज, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे 16 का 1 क्या बोल रहा था कि जो संविदा के पक्षकार हैं, जो संविदा के पक्षकार हैं उनके बीच क्या होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए, ठीक है। पारस्परिक संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए, जिसमें वो एक दूसरे की इच्छा को अधिशासित कर सकते हैं। अधिशासित के लिए हम शुद्ध हिंदी तो नहीं यूज करने वाले, बट यहाँ पर हम लोग लिख ले प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है, प्रभाव रखते हैं, ठीक है। और इसका फायदा उठाकर उन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ अरिजु फायदा अपने लिए उठाया है। तो अरिजु मतलब गलत फायदा उठाया है, ठीक है, फायदा प्राप्त किया है, ठीक है। कैसा फायदा, गलत फायदा। अरिजु फायदा मतलब गलत फायदा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी बेरक में तुरंत देख लेते हैं। पहले वाली लाइन का ही है, ठीक है, ये रहा। का जिसने अपने पुत्र खा को उसकी अप्राप्तव्यता के दौरान धन उधार दिया था। ए है जिसने अपने बेटे बी को जब वो माइनर था, मतलब 18 से नीचे का था, तो प्राप्तव्यता मतलब 18 या 18 प्लस वयस्क, और अवयस्क मतलब माइनर मतलब अप्राप्तव्य के दौरान धन दिया था।
खा के प्राप्त हुए। जैसे ही खा 18 साल का हुआ होने पर अपने पैतृक अशर के दुरुपयोग द्वारा उससे उस उधार धन की बाबत शोध राशि से अधिक रकम के लिए एक बंधपत्र अभिप्राप्त कर लेता है का असम्यक अशर का प्रयोग करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ए यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि एक पिता है, उसका नाम ए है, उसका एक सन है बी जो कि माइनर था। जब माइनर था तो अपने पिता से कुछ पैसा लिया था। जैसे ही माइनर से मेजर हुआ, जैसे ही 18 प्लस हुआ, पिता ने क्या किया, जितना पैसा उसने माइनर होते समय लिया था, ठीक है, उससे अधिक धनराशि लेने के लिए उससे एक बंधपत्र पर साइन करा लिया। ठीक है, और बेटे ने भी साइन कर दिया क्योंकि भाई पिता का संबंध ऐसा रहता है कि वो अपने बच्चों की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, और ऐसी इच्छा प्रभावित करके उसने गलत फायदा उठाया। कल की परसों जब मैं हॉस्पिटल में थी और लिटरली मैं सो गई थी सीट पे बैठे बैठे कि दवा का असर था। फिर जैसे नींद खुली तो मैं ऐसे मोबाइल चला रही थी, मैंने एक न्यूज़ देखी, एक कहते हैं फाइनेंशियल अब्यूज़। ठीक है, एक ITN का था, शायद द हिंदू पे था या किसी न्यूज़ चैनल पे था। ठीक है, और वो अच्छा खासा पैसा कमाता है, 14 लाख 15 लाख जो भी कमाता हो। तो उसने लिखा कि मैंने अपने माता पिता को पैसा देना बिल्कुल बंद कर दिया, और यही नहीं, मैंने उन्हें धमकी दी कि अगर अब आप पैसा मांगोगे तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। उसे देखो, मान लो कि 15 लाख भी कमाता है। ठीक है, अगर वो 15 लाख कमा रहा है, ITN है, तो देखो वो उतने हाई सोसाइटी में रहता है तो उसको उतना खर्चा होगा, क्योंकि आप अगर हाई पोस्ट पे रहते हो तो मेंटेनेंस रहता है। प्रॉब्लम क्या थी पता है? जिस दिन से उसकी जॉब लगी थी, ठीक है, साल 2 साल 3 साल से एवरी डे हर मंथ उसके पेरेंट्स उससे 11 लाख मंथली लेते थे। ठीक है, ओके, 11 लाख मंथली लेने के बाद जस्ट उसने किसी तरह कुछ पैसे बचाए थे, क्योंकि देखो जो ITN बनता है इंसान ना तुरंत घर नहीं खरीद लेता, फ्लैट लेकर रहता। बेंगलोर जैसी जगह में 2 लाख 3 लाख रुपए सिर्फ रूम का रेंट जाता है, फ्लैट का। ठीक है, उन लोगों के कान में जैसे न्यूज़ पड़ी कि कुछ पैसा इसने बचाया, तो उन्होंने क्या किया, उससे 20 लाख रुपए और ले लिए कि हम लोग अपने लिए एक फ्लैट ले रहे हैं, कहीं बाहर ले रहे हैं, हमें थोड़ा मदद कर दो। अब इस बेचारे के पास इवन अपने रूम का रेंट देने के लिए पैसा नहीं रह गया था। तो इसको कहते हैं अपने बच्चे को क्या करना है, अब्यूज करना। ठीक है, तुम माता पिता हो, बट माता पिता होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चे को फाइनेंशियली मेंटली अब्यूज करने लगो। ठीक है, तो यहाँ सम्यक असर था ना। ओके, और जस्ट मेरे पास है नहीं तो हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे ग्रुप में, अगर फिर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आया असम्यक असर। ये पहला पैरा था ना सेक्शन 16(1) का। 16(2) क्या बोलती है ये देखते हैं। अब हम एक बार हम डायरेक्ट पढ़ ही देते हैं शुरू में ही, फिर उसको थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा, विशिष्टता और पूर्ववर्ती सिद्धांत की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तो इतना नहीं करना हमें। ये कहना, कोई व्यक्ति किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में समझा जाएगा। 16(2) ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कौन सा व्यक्ति है जो किसी की इच्छा को प्रभावित कर सकता है, ठीक है, या अधिशासित कर सकता है। तो पहला, जो वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है या वैश्विक संबंध है। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। तो इच्छा को अधिशासित कौन कर सकता है, या इच्छा पर कंट्रोल, या किसी की मेंटल पर, किसी के विचारों पर कंट्रोल, ऐसे समझ लो। ठीक है, ताकि हम अपना काम कर सकें। अधिशासित कौन कर सकता है, ठीक है, ये कहाँ परिभाषित हो रहा है 16(2) में। ओके, सो
चूंकि ये वाइट वाला पेज वो है तो माइक्रोसॉफ्ट वाला तो है नहीं कि बड़ा हो जाएगा, है ना, तो हम लोग यही देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बोल रहा है कि उस व्यक्ति पर वो वास्तविक प्राधिकार रखता हो, ठीक है, क्या रखता हो, वास्तविक प्राधिकार या दृश्यमान प्राधिकार या विश्वास का संबंध हो। कभी कभी क्या होता है, इंसान का विश्वास का भी संबंध होता है, दोस्त वगैरह पे भी, है ना, होता है ना, ठीक है। तो ये 16(2) का ए में था। और भी कई तरीके होते हैं जब हम दूसरों की इच्छाओं को प्रभावित करके संविदा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अपनी उम्र के कारण किसी चीज़ को नहीं समझ सकता, मेरी नानी क्या है, मेरी नानी मोस्टली वो लोग एमपी के हैं, बट उनका जो पुश्तैनी गांव है वो यहाँ प्रतापगढ़ पड़ता है, वहाँ ये लोग रहते नहीं है, बट उनके खानदान के लोग रहते हैं कुछ लोग, तो हम लोग बचपन में जाते थे, ठीक है। तो उनके गांव में डीएम भी हैं बहुत सारे, तो एक लोग डीएम है, उनका एक भाई था, डीएम नाम से नहीं, ओरिजिनल डीएम थे, और उसका भाई जो सिर्फ खिचड़ी बनाते थे, ठीक है, बहुत बूढ़े हो गए थे, 80 साल के हो गए थे वो, ठीक है, 80 से ऊपर थे, 85-86। तो वो इतने बुजुर्ग थे ना कि उनसे कुछ भी करा लो, उनके नाम पे बहुत प्रॉपर्टी भी थी, क्योंकि जो डीएम थे उन्होंने कुछ लिया नहीं था, ठीक है, उनकी उम्र ऐसी थी, बट चाहे जितना कर लो तुम इनसे कहीं पे साइन नहीं करवा सकते थे, है ना, इतनी बुद्धि उनके दिमाग चल रही थी। तो ये धारा यही कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति समझ ही नहीं सकता कि आखिर वो क्या कर रहा है अपनी उम्र के कारण, माइनर वाला का तो मान ही नहीं होगा 18 के नीचे, तो इसका मतलब मेजर वृद्ध व्यक्ति की बात हो रही है ना, अपनी उम्र के कारण कुछ समझ ही नहीं सकता, तुम जो बोल दो वही मान लेगा, ठीक है, या रुग्णता मतलब रोगी है, बीमारी के कारण वो नहीं समझ सकता, ठीक है, या ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, आई थिंक इसमें लिखा नहीं है, दिखाते हैं, मानसिक सामर्थ्य पर, देखो वही हम बोले ना, मतलब मानसिक आयु के कारण, मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण, तो ये हो गया इमरजेंसी आएगा, ठीक है, अस्थायी अस्थायी रूप से ये इमरजेंसी, ठीक है। मानसिक या शारीरिक कष्ट क्या होता है, मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण भी वो क्या नहीं कर पा रहा है, फैसला नहीं ले सकता, और इस दौरान अगर आप उससे संविदा करते हो तो असम्यक असर आएगा। एग्जाम्पल अब इसका हम देखते हैं, पहले रिवीजन कर देते तुम लोग, तो भूल जाओगे। कलर चेंज करते हैं एंड वी विल गो फॉर, चलो सेक्शन 16 असम्यक असर की बात करता है ना, और बहुत कुछ ज्यादा चौड़ा नहीं है ये, इतना ठीक है। संबंध ऐसा होना चाहिए कि इच्छा प्रभावित की जा सके और फायदा प्राप्त किया जा सके, कैसा, आरिजु गलत फायदा प्राप्त किया जा सके। एग्जाम्पल हमने देखा था, पिता ने बेटा को कुछ उधार दिया था और फायदा लिया, बंध पत्र के द्वारा अधिक पैसा वसूला। कौन सा व्यक्ति हमारी इच्छा को अधिशासित कर सकता है या प्रभाव डाल सकता है, तो जो हमारा वास्तविक प्राधिकार रखता हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स हो गए, दृश्यमान प्राधिकार रखता हो जैसे हमारे टीचर हो गए, हमारा विश्वास का संबंध हो जैसे हमारे बॉस हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या उम्र के कारण वो समझ नहीं पा रहा और हम जो बोल देते हैं वो विश्वास कर लेता है, ठीक है। बीमारी के कारण वो अब नहीं समझ सकता कि उसे क्या संविदा हो रही है। मानसिक और शारीरिक कष्ट, मानसिक और शारीरिक कष्ट क्या होता है, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, उसका हाथ टूट गया, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा, 2 लाख रुपए फीस से दवाई की, और आप कह भैया जल्दी से अपने ये घर मेरे नाम कर दो तो मैं आपका इलाज शुरू करूँ, और भैया ठीक है ले जाओ, और उसने जल्दी से साइन कर दिया तो अपना पूरा घर दे दिया, समझ रहे हो। तो बाद में अगर वो कोर्ट गया तो केस किस में चला जाएगा, असम्यक असर में, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं क्योंकि बेर एक्ट में ही है। ये देखो, रोग या आयु से क्षीण हुए मनुष्य का पर
खा का जो असर उसके चिकित्सक परिचारक के नाते है, उस असर से खा को उसकी वृत्तिक सेवाओं के लिए एक आयुक्तियुक्त राशि देने से करार करने के लिए का उत्प्रेरित करता है। का उत्प्रेरित किया जाता है, खा असम्यक असर का प्रयोग करता है। ठीक है, रोग या आयु के कारण ये जो है बीमार है। ठीक है, रोग के कारण या आयु के कारण, किसी भी के कारण ए को एक डॉक्टर की जरूरत है जो है बी। ठीक है, ओके, जो ए का इलाज करे। बी क्या करता है, जो फीस 100 रुपये लगनी थी जहां, वहां उससे 1000 रुपये ले रहा है। जो जैसे अभी हमने देखा हाथ टूट गया, 2 लाख लगता, उसने घर ही लिखवा लिया। ठीक है, अब बी क्या कर रहा है, सम्यक असर का यूज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि जगह नहीं थी इसमें, है ना, है ना, इस वाले में। हाँ, थोड़ा सा पेन तो मिलने दो। इस वाले में एग्जाम्पल बी। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल काम आते हैं जो रजिस्ट्री की और एपीओ की प्रिपरेशन में। इतना डीपली सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं। चलो, दूसरा पैरा हमने पढ़ा, समझ में आया आई होप। अब चलते हैं तीसरे पे। जहां कोई व्यक्ति जो किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है उसके साथ संविदा करता है और वह व्यवहार देखने से ही या दिए गए साक्ष्य पर आधार पर लोकात्मक विरुद्ध प्रतीत होता है, वहां यह साबित करने का भार कि संविदा असम्यक असर से प्रेरित नहीं थी उस व्यक्ति पर होगी जिसने इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में था, और 111 पे प्रभाव नहीं डालेगी। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, दोनों एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सी और एग्जाम्पल डी, दोनों पैरा 3 में जाएंगे। देखो इसी यहीं पे हम लिखते हैं। ओके, ठीक है, काफी जगह इसके बगल में है ना, और आई होप कि दिख रहा है थोड़ा सा तुम लोग को। ठीक है, क्योंकि हम दूसरे पेज में इसलिए नहीं जाना चाह रहे कि तीसरा भी यहीं हम देखेंगे। देखो तीसरा क्या बोल रहा है, कोई करार असम्यक असर से हुआ था कि नहीं। तो एक संविदा हुई है, एक करार हुआ है, और देख के ही लग रहा है कि लोग पब्लिक पॉलिसी के विरोध में है। ठीक है, या सामान्यता ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, ओके, देख के ही लग रहा है कि असम्यक असर का यूज हुआ है। देख के ही लग रहा है कि असम्यक असर का यूज हुआ है। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल अभी हम एग्जाम्पल वहां देखेंगे। एक कोर्ट में केस आया, ये बोल रहा है सर इन्होंने मेरा क्या कहते हैं घर अपने नाम लिखवा लिया, मैं बीमार था। ठीक है, इन्होंने फीस लगनी थी 2 लाख, बट इन्होंने मेरा घर ही लिखवा लिया। डॉक्टर साहब कह रहे नहीं सर ये बहुत बीमार थे, इनको लगा ये नहीं बचेंगे, तो इन्होंने क्या कहा, सर आप डॉक्टर साहब मेरा कोई है नहीं, आप मेरा घर ही ले लो, 2 लाख मैं कहाँ से लाऊं, जबकि एक की पूरी फैमिली है। ठीक है, तो देख के ही लग रहा है कि असम्यक असर का यूज हुआ है। ठीक है, ओके, तो जब देख के पता चल रहा है कि असम्यक असर का यूज हुआ है, तो असम्यक असर का यूज हुआ तो इसका भार किस पर जाएगा, कौन ये साबित करेगा, भार की बात कर रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो आगे बोला ना 111 पे प्रभाव नहीं डालेगा, सबूत का भार एक साक्ष्य का नियम होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट तुम्हारे टाइम पे बीएनएस है, बीएनएस में हम पढ़ाएंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट है तब भी हम बीएनएस ही पढ़ाएंगे, नहीं सॉरी बीएससी ही पढ़ाएंगे, क्योंकि टॉपिक सेम है, काम वही आएगा। सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का बता देंगे। साबित करने का भार किस चीज का, साबित करने का कि सर मैंने कोई फायदा नहीं लिया है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में डॉक्टर साबित करेगा कि नहीं सर मैंने कोई प्रभाव नहीं डाला था, इन्होंने अपने मन से ही क्या किया है, मुझे अपना घर दे दिया है। तो ये साबित करने का भार कि मैंने कोई भी असम्यक असर का यूज नहीं किया उस व्यक्ति पर जाएगा जिसको फायदा हुआ है। ठीक है, जिसको
फायदा हुआ है। ओके ना, एग्जाम्पल देख लो। का अपने ग्राम के साहूकार खा को ऋणी होते हुए एक नई संविदा करके ऐसे निबंधनों पर धन उधार देता है जो लोकात्मक विरुद्ध प्रतीत होती है। यह साबित करने का भार संविदा में अक्षर से प्रेरित नहीं थी, की गई थी खा पर है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? ए है और एक साहूकार है बी। ठीक है, ए ऑलरेडी बी का ऋणी है। ठीक है, ऑलरेडी बी से इसने ऋण लिया हुआ है और इसको और पैसा चाहिए। ठीक है, अब ये बी के पास फिर जाता है, कहता है भैया मुझे और पैसा दे दो। तो बी कहता है, साहूकार कहता है पुराना पैसा तो लौटाओ। कह रहा है लौटा दूंगा, मुझे बहुत जरूरत है, मेरे बच्चे बीमार है, मुझे दे दो। तो मोस्टली जो ये 10% पर देता था, 50% ब्याज पर इसने और पैसा उधार दे दिया। ठीक है, यहां पर साहूकार का जो संबंध है कैसा है? ए की स्थिति के अनुसार ए पर असम्यक असर डाल सकता है साहूकार। ठीक है, अगर अब केस कोर्ट में गया तो यहाँ बी को साबित करना पड़ेगा कि सर मैंने कोई असम्यक असर नहीं डाला है। ठीक है, ओके। सो एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल आएगा एग्जाम्पल सी। एक एग्जाम्पल और है बेयर एक्ट में, वो भी देख लेते हैं। जाने दो, 3 एग्जाम्पल बहुत है, नहीं तो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, 17, 18 और भूल भी पढ़ना है। कपट, यार एक काम करो ना, इसको नहीं रोक दो, बेयर एक्ट को, कपट को नहीं रोक दो। 15, 16 हो गया, 17, 18 और भूल हम लोग कल पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि मुझे जस्ट एक क्वेश्चन आंसर कराना है। ठीक है, हम लोग कब से किए जा रहे हैं, या तो हम फटाक भगाते चले जाएं, तो देखो तुम देखोगे 1 घंटे में 1 शॉट में पूरा बेयर एक्ट, आईपीसी, बीएस 4 से 11, 511 सेक्शन होते हैं और बहुत सारी कोचिंग वाले कराते हैं, यूट्यूब पे जाके देख लेना, बट हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2 सेक्शन पढ़ाने में हमको लगता है कि 30-40 मिनट हो गया। देखो कितना मिनट हो गया, लेट मी चेक। अब हम लोग को 2 सेक्शन पढ़ने में ही 1 घंटा लग गया, जो कि नॉर्मली इतना नहीं लगना चाहिए। ठीक, चलो।